और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लेकर पहुंचेंगे चादर। बता दें इसके पहले ही आ गया था और एक बड़ा मैसेज भी आया था किरण रिजिजू का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया था। 813वें उर्स मेले पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 8 चादर पेश करने के लिए किरण रिजिजू जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है वो लेकर आएंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और अन्य लोग भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का संदेश भी दरगाह पर पढ़ा जाएगा। दरगाह में वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप भी लॉन्च होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्रधानमंत्री का संदेश भी जो उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाते समय दिया है, सौहार्द वातावरण को बनाए रखने के लिए उसका धन्यवाद दिया गया है। और वो पूरा मैसेज जो पीएम की तरफ से दिया गया है उसको किरण रिजिजू की तरफ से पढ़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, 813वें उर्स मेले का आज आयोजन आज से और आज ही पीएम का संदेश भी और चादर भी चढ़ाई जाएगा। क्या कुछ जानकारी, कब तक पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आज तीसरे दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो है चादर भेजी गई थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आज इस चादर को लेकर करीब 11 बजे अजमेर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में थोड़ा देर विश्राम के बाद वह सीधा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचेंगे, जहां पर इस चादर को पेश किया जाएगा मजार शरीफ पर, और हकीकत के फूल भी जो है पेश किए जाएंगे। साथ साथ जो प्रधानमंत्री का संदेश है जो यहाँ आने वाले जायरीन हो या फिर अन्य जो लोग हैं उनके सामने पढ़ा जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज का संदेश जो है वो क्योंकि सभी जगह पहुंचता है, ऐसे में जो है प्रधानमंत्री का संदेश वहां पर पढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ एक वेब पोर्टल का जो है वहां पर लॉन्चिंग होगी और एक गरीब नवाज ऐप का भी जो है वहां जो है लॉन्चिंग होगी। इन दोनों की लॉन्चिंग के बाद कई जो सुविधाएं हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज की ओर से भी मिल पाएगी। जो ऐप के माध्यम से यहाँ टिकट है या फिर अन्य जो तमाम व्यवस्थाएं हैं ख्वाजा गरीब नवाज की, वो ऑनलाइन जो है सभी जो है दर्ज करा सकेंगे। साथ साथ वेब पोर्टल के माध्यम से ख्वाजा गरीब नवाज के दर्शन जो है वो सब लोग कर सकेंगे। तो आज बड़ा आयोजन जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में है। किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलात और संसदीय कार्य मंत्री हैं वो जो है चादर लेकर पहुंचेंगे। साथ साथ उनके जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अलग अलग जो पदाधिकारी हैं वो भी उनके साथ होंगे। तो आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आयोजित होने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 11 बजे जो है किरण रिजिजू जो है प्रधानमंत्री की जो चादर है, जो सूफियाना चादर है, उसको जो है ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर लेकर पहुंचेंगे। जी ठीक है, साथ ही साथ आज से मेले की भी शुरुआत हो रही है। ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, वेब पोर्टल और ऐप। किस तरीके से ये काम करने वाला है? जी बिल्कुल, मेले की शुरुआत 2 दिन पहले से ही हो गई है। 1 तारीख को चांद दिखने के साथ ही मेले की शुरुआत हो गई। आज जो है मेले में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की जानी है तो एक बड़ा आयोजन जो है इसको लेकर यहाँ पर किया जाना है। वेब पोर्टल में क्योंकि तमाम जो जानकारियां हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज की वो ऑनलाइन जो है तमाम लोगों को मिल सकेगी, जिसमें टिकट हो या फिर प्रसाद चढ़ाने की बात हो, ये तमाम जो चीजें, क्योंकि बड़ा आयोजन जो है ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ से आयोजित होता है, तमाम प्रशासनिक अमला लगता है, तो वो जानकारियां लोगों तक नहीं पहुंचती। तो ऐसे में ये जानकारियां जो है सभी जो है लोगों तक पहुंच सके, इसलिए इस ऐप को जो है लॉन्च किया जा रहा है। साथ साथ वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में सीधे दर्शन जो है घर बैठे आदमी कर सके। इन दोनों व्यवस्थाओं को जो है अब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में लागू किया जाना है। तो इसको लेकर जो है वेब पोर्टल जो है आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में ही लॉन्च किया जाना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बड़ी खबर आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज डूंगरपुर दौरा है। सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के खड़गदा गांव भी आज सीएम जाएंगे। सुबह 11 बजे वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। मोरन नदी घाट स्थल का अवलोकन करेंगे। श्री राम कथा में भी भाग लेंगे सीएम भजनलाल। दोपहर 2 बजे आपको बता दें डूंगरपुर से जयपुर के लिए रवानगी भरेंगे। तो आज का सीएम का कार्यक्रम, डूंगरपुर का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है। सुबह 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे डूंगरपुर से जयपुर के लिए रवाना भी आज ही हो जाएंगे। आज डूंगरपुर का दौरा बेहद ही अहम इस मायने से क्योंकि 11 बजे जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें शिरकत करने के लिए डूंगरपुर पहुंचने वाले हैं। मोरन नदी घाट स्थल का अवलोकन इस कार्यक्रम में आज सीएम के हाथों के द्वारा होगा और इसीलिए बेहद ही महत्वपूर्ण डूंगरपुर दौरा बताया जा रहा है।
कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद वहां लगभग संबोधन भी होगा। श्री राम कथा में भी सीएम भजनलाल शर्मा भाग लेंगे और उसके बाद श्री राम कथा के बाद और अवलोकन करने के बाद घाट का, मोरन नदी घाट का 2 बजे डूंगरपुर से जयपुर के लिए आज ही रवाना भी हो जाएंगे। तो मोरन नदी घाट से वहां के किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। पानी और पीने के पानी और सिंचाई के पानी के लिए जो हमेशा से वहां पर लोग परेशान रहते थे, वो उनको परेशानी से अब जूझना नहीं पड़ेगा। इसलिए बेहद ही लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण आज ये मोरन नदी घाट का उद्घाटन माना जा रहा है। सीकर से अब बड़ी खबर आपको देंगे। आज सीकर बंद का आह्वान, सीकर संभाग और नीम का थाना जिले को निरस्त करने का मामला। और आज दिन भर बंद रहेंगे शहर के बाजार। दरअसल इंडिया गठबंधन और विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। व्यापारिक संगठन में भी इंडिया गठबंधन और अन्य लोगों का समर्थन दिया है। व्यापारिक संगठनों ने भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ आज बाजार में बंद रहेगा। जब से ही सीएम ने ये फैसला लिया है, सीएम की एक पूरी कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि जो बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो जिले थे, जैसे कि 9 जिले और 3 संभाग को रद्द करने के बाद अब जिलों को लेकर सियासत लगातार जारी है और उसको लेकर अलग अलग तरीके से लोग अपने माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे सीकर में आज बाजारों को बंद कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो व्यापारिक संगठन है वो भी आज सपोर्ट में उतर आए हैं। इसलिए जो जरूरी आवश्यक सेवाएं हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उसको छोड़कर बाकी पूरा बाजार बंद रहने वाला है। आने वाले कुछ महीने राजस्थान में सियासी पारा चरम पर होगा। जिले खत्म करने की सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। सीकर से गुरुवार को इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये विरोध सदन तक भी गूंजेगा। कांग्रेस प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही सरकार विधानसभा का बजट सत्र भी बुलाएगी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में जबरदस्त विरोध दर्ज करवाना चाहती है और इस लिहाज से ये बजट सत्र भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। सर्दी में सियासी पारा होगा गर्म, सड़क से सदन तक होगा संग्राम। प्रदेश भर में आंदोलन की तैयारी, जबरदस्त विरोध करेगी कांग्रेस। प्रदेश में भले ही सर्दी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में सियासी पारा गर्म होने वाला है। आने वाले कुछ महीने में राजस्थान में सियासी पारा चरम पर होगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक खत्म होते ही कांग्रेस फिर से एक्शन में आ चुकी है। जिले और संभाग खत्म करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र से पहले हर उस जिले और संभाग में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसे सरकार ने खत्म करने का फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधानसभा सत्र से पहले बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है, जिसके अंदर खास तौर पर कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि न सिर्फ उन जिलों के अंदर अपने नेताओं को एक्टिव किया जाए, बल्कि वहां पर आम जनता को, व्यापारिक संगठनों को और सामाजिक संगठनों को भी साथ में लिया जाए, ताकि विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय यानी जयपुर में बड़ा आंदोलन कर सके। जिलों और संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेस ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, जहां हर जगह के स्थानीय समीकरणों के मुताबिक आंदोलन की रणनीति का खाका तैयार किया जा रहा है। पहले कांग्रेस इस मामले को स्थानीय स्तर पर आंदोलन करेगी, उसके बाद उसे जिले से लेकर संभाग और फिर मुख्यालय स्तर पर लाया जाएगा। कांग्रेस जिले और संभाग समाप्त करने के मामले को एक जन आंदोलन का रूप देना चाहती है, इसीलिए हर जगह वहां स्थानीय नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कांग्रेस का मेगा प्लान, पहले स्थानीय स्तर पर आंदोलन चलाएगी, संघर्ष समितियों का गठन होगा, सामाजिक संगठनों को भी कांग्रेस साथ लेगी, कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर लाएगी, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हर जगह बैठक लेंगे। आखिर में जयपुर में आंदोलन को लाया जाएगा। विधानसभा में भी मजबूती से आवाज उठाएंगे। आंदोलन के तहत धरने, रैलियां, बाजार बंद और अनशन जैसी गतिविधियां की जाएंगी। हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको मजबूर करेंगे कि या तो ये जिले बना दें, संभाग बना दें और बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, ये मर्जी है जितने बनाएं। अगर इनको वापस नहीं किया तो इनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आने वाले चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिन जिलों को इन्होंने समाप्त किया है उन जिलों में इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे।
कि अभी विधानसभा सत्र आने वाला है अगले महीने से, विधानसभा में इनकी रेल बनाएंगे हम, रेल इन जिलों के नाम पे। और जिस प्रकार से इन्होंने जिलों को तोड़ने का काम किया है, पूरे राजस्थान में सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये जो निर्णय है ये जन विरोधी है। जनता के हकों का इन्होंने खून किया है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने जिस कमेटी की सिफारिश पर जिलों और संभागों को खत्म करने का फैसला लिया है, उसके मापदंडों को लेकर इस आंदोलन में सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाएगी। देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने इस मकसद में कितना कामयाब होती है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नए जिलों की खाई औकात तक आई। जी हां, 9 नए जिले और 3 नए संभाग रद्द करने के बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन का आगाज कर दिया है। और अब बात इतनी बढ़ गई कि औकात तक आ गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। नए जिलों पर रार, सियासी बार पलटवार। ये संभाग और जिले वापस रहेंगे, इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। नए जिलों की खाई औकात तक आई। डोटासरा जी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा जी के पास थी, स्वतः ही सामने आ गई थी। खुद के गिरेबान में झांक ले तो ज्यादा ठीक है। जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आई। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। निरस्त का आदेश, कांग्रेस में आवेश। सरकार आज कुछ देती शेखावटी बेल्ट तो अच्छा लगता। बीते 1 साल के अंदर तोहफा उन्होंने शेखावटी को ये दिया है, जिला और संभाग निरस्त करके। गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है तो बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा फैसला बता रही है। सीकर, केकड़ी और साचौर में फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। बात इतनी बढ़ गई है कि औकात तक आ गई है। कांग्रेस ने आदेश के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया है। कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। नए जिलों पर बीजेपी के फैसले को वापस करने की मांग की जा रही है, लेकिन जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आ गई है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था, इनकी औकात नहीं है कि सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला खत्म कर दें। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं, इनके घुटने टिका देंगे। हमारे संघर्ष की जीत होगी। ये संभाग और जिले वापस रहेंगे, इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं। हम तो चाह रहे थे कि सीकर मुख्यालय पे नगर निगम खुले, हमारा जिला का मंत्री है, लेकिन अफसोस आज सीकर संभाग ही चला गया तो नगर निगम ये क्या खोलेंगे, क्या स्वीकृत करेंगे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू सीकर से जाना जाता था और नीम का थाना एक नया जिला बनाया गया था। उसके बाद से जब सरकार ने अचानक ही फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है, उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एट लार्ज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम में हुई थी और जो जरूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है। डोटासरा ने औकात की क्या बात की कि बीजेपी ने कांग्रेस को औकात याद दिलाने की बात तक कह दी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा के पास थी, स्वतः सामने आ गई थी। जिस प्रकार जिले बनाए गए, मैं समझता हूं कि ना तो बाउंड्रीज देखी गई, ना वित्तीय संसाधन देखे गए और न ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया
ना ही राम लुभाया की कमेटी ने जिन 7 जिलों के लिए संसा की थी उससे यकायक बढ़कर 10 जिले बन जाए, 3 संभाग बन जाए। और आपने देखा होगा एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, मानव संसाधन की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है। उसकी चिंता नहीं करते हुए चुनाव की वेतरनी पार करने के लिए जब ये फैसले होते हैं तो उनको प्रायोगिक फैसले करने के लिए आने वाले लोगों को फैसला लेना पड़ता है। भजनलाल जी की सरकार का फैसला साहसिक फैसला है। डोटासरा जी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा जी के पास थी स्वतः ही सामने आ गई थी। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमेटी की राय के मुताबिक निर्णय लिया गया है। कांग्रेस ने चुनावी लाभ लेने के लिए फैसला किया था। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलू बाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? कोई जांच कमेटी में नहीं बैठाई, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं की, चुनाव के ठीक पहले घोषणा कर दिया कि हम इतने इतने जिले बना रहे हैं। यानी उन्होंने प्रशासन की जरूरत और नागरिकों के हित की चिंता नहीं की, अपने राजनीतिक हित और लाभ के लिए जिले बना दिए। और वो स्वयं जानते थे कि हम राजस्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल जिलों की जंग अब जुबानी हो चुकी है। कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के बाद अब राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। कमोवेश अब भी केकड़ी, सांचौर, नीमका थाना और सीकर में रार बढ़ गई है और विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। स्थानीय लोग और राजनीतिक दल भी लामबंद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए कोटा से इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। चंबल की मुख्य नहर में 2 भाइयों के गिरने का मामला निकलकर सामने आया, जहां एक भाई की तलाश में आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। एक भाई को कल ही निकाल लिया था सुरक्षित। हाथ पैर धोते समय हुआ था नहर में यह हादसा। नांता थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, नहर में 2 भाइयों के गिरने का ये पूरा मामला सामने आया। एक भाई को कल ही निकाल लिया गया था सुरक्षित, लेकिन हाथ पैर धोते समय ये नहर में हादसा हुआ था। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, नांता थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए बात ठंड की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। घने कोहरे के कारण जनजीवन भी प्रभावित है और घने कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट्स देरी से भी चल रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के चलते यहां शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 5 जनवरी को राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में रविवार को बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। और इस सिस्टम के जाने से 7 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से उत्तरी हवा का असर बढ़ेगा और तापमान गिरने से सर्दी तेज होने की संभावना है। तो फिलहाल आपकी आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कोहरा किस कदर पूरे तरीके से आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पूरी तरीके से धीमी हो गई है। इस कोहरे में बहुत सावधानी के साथ आपको अपने वाहन चलाने हैं, क्योंकि एक गलती आपकी आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। आपको कुछ ही दूरी पर जो सामने से आ रही गाड़ी है या मकान है या फिर कोई और चीजें हैं वो नजर नहीं आएंगी, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक
कोहरे का ये अटैक देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और कोशिश करिए आप सुबह के समय जो है आवागमन ना करें। और चलिए अब आपको राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आज लगातार 7 दिन हो चुके हैं और श्रीगंगानगर अभी भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है, जिससे मौसम के मिजाज में पूरी तरीके से बदलाव आया है। घने कोहरे के कारण श्रीगंगानगर जिले में लगभग 0 विजिबिलिटी हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। तो 7 दिन से लगातार श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर 0 विजिबिलिटी है और ये स्वाभाविक सी बात है, जब सड़कों पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो जो गाड़ियों की रफ्तार होगी वो धीरे हो जाएगी। 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन से श्रीगंगानगर के जो वासी हैं उन्होंने सूरज का मुख नहीं देखा है, वहां पर धूप नहीं खिली है और इसी तरह पूरा शहर सिर्फ और सिर्फ कोहरे के आगोश में है। तो वहीं आईटी की कार्रवाई जारी है। उत्कर्ष पर तीसरे दिन भी रेड जारी है। नकदी और सोना मिलने की जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्कर्ष कोचिंग जोधपुर में 16 ठिकानों पर एक साथ इसकी कार्रवाई की गई है। ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई के दरमियान कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई की गई है। शेयर डील में टैक्स चोरी का अंदेशा जताया जा रहा है और इसीलिए जानी मानी उत्कर्ष कोचिंग जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराती है, 3 दिन से आईटी की कार्रवाई वहां पर जारी है। जोधपुर में ही केवल 16 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पहले दिन जब ये कार्रवाई की गई थी तो कर्मचारियों को जाने भी नहीं दिया गया था, उनके फोन भी जब्त कर लिए गए थे। ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे छात्र उस कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हैं, जिसे सफलता का पर्याय माना जाता है। लेकिन आज दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और बिल्डिंग में आईटी की रेड जारी है। देश भर में उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी जारी रही। अकेले जोधपुर में 16 ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी गुरुवार सुबह से छानबीन कर रहे हैं। जयपुर, उज्जैन समेत बाकी जगहों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की खबर है। अगर बात करें तो जोधपुर में कुल 16 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जयपुर और अन्य जिलों में भी कार्रवाई है और अन्य राज्य में अगर बात करें तो प्रयागराज और इंदौर में भी लगातार जो है आईटी विभाग की कार्रवाई की लगातार सूचना आ रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अगले 2 से 3 दिन तक जारी रह सकती है। अब रेड की वजह समझ लीजिए। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों उत्कर्ष कोचिंग संस्थान ने अपने कुछ शेयर दूसरी कंपनी को बेचे थे। बताया जा रहा है कि यह डील 1000 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन कागजों पर इसे कम दर्शाया गया था। ये कार्रवाई करने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे की उत्कर्ष का एक शिकायत जो है आयकर विभाग में किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उत्कर्ष ने फिजिक्स वाला के साथ एक डील किया था, जिसमें 51% शेयर जो है उत्कर्ष ने अपने बेचे थे और उसकी जो है 1000 करोड़ से भी ऊपर की ये डील बताई जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है। गड़बड़ी की आशंका के चलते उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के घर और बैंक अकाउंट की भी तलाशी ली गई है। वहां से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की जानकारी आई है। हालांकि उस संपत्ति की कुल कीमत रेड पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। इसके अलावा उत्कर्ष कोचिंग संस्था में बच्चों से ली जाने वाली नगद फीस में भी गड़बड़ी की आशंका है। उत्कर्ष के जो विद्यार्थियों के अलावा फिजिकल जो कोचिंग की जाती है, उसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग में लाखों विद्यार्थी जो है उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ी फीस यहाँ पर जो है उत्कर्ष को प्रति महीने जो है प्राप्त होती है और उसका आय व्यय का लेखा भी यहाँ पर जांचा जा रहा है। गड़बड़ी को देखते हुए कई एसोसिएट्स के कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उत्कर्ष के डायरेक्टर ने जिन जमीनों में निवेश किया है उसकी भी जांच की जा रही है। 20 साल पहले निर्मल गहलोत ने एक कमरे से जो है एक छोटे से कोचिंग की शुरुआत की थी और जो आज जाकर एक नाम उत्कर्ष जो है पूरे देश भर में वास्तव में उत्कर्ष स्तर पर पहुंचा है और जिसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत थी। लेकिन अब यदि अनियमितता बरती गई है तो किस तरह की अनियमितता बरती गई है, कितने रुपए की जो है अनियमितता बरती गई है, ये कुछ समय बाद जब इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और चलिए इसी के साथ ही इस